तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक बायोलॉजी का पूरा हमने पढ़ा दिया है। जो भी बच्चे अगर नहीं पढ़े हुए हैं वो जा कर के हमारे प्ले लिस्ट से या फिर हमारे चैनल से जा कर के वो सभी वीडियो देख लेंगे, ताकि आपका पीछे का जितना भी चैप्टर है वो सभी के सभी आप आसानी से कर सकें। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में एक्सलेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक पढ़ा है, वैसे ही चैप्टर 4 को भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक बात को समझकर पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जितना भी हम आपको प्रश्न बताने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन उत्तर जितना भी हम आपको बताने वाले हैं, वो सभी के सभी डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम बोर्ड से रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम आपको एग्ज़ाम बोर्ड को डायरेक्ट टारगेट करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, और वही क्वेश्चन आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर हमारा 4 है, जिसका नाम है उत्सर्जन। जिसका पहला प्रश्न है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। अगर चैप्टर का नाम है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर में कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे या फिर अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। देखिए, सिंपल भाषा में हम समझते हैं, कह रहा है कि जीवों के शरीर में चाहे कोई भी जीव हो, जैसे चाहे मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो या फिर पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, कोई भी जीव हो। ठीक है, जीवों के शरीर में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रियाएं होती है। ठीक है, यानी कि जीवों के शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पचने के लिए हमारे शरीर के अंदर में कुछ क्रिया होता है, उस क्रिया को हम लोग उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, और वह क्रिया होने के बाद क्या होता है कि उस मान लीजिए अगर भोजन किए हैं, तो भोजन के बाद जो उस भोजन में हमारे लिए उपयोगी पदार्थ होता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर में लग जाता है या फिर ऊर्जा के रूप में वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है, उसको हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे ही कहा जाता है उत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 2 नंबर की उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर में लिखेंगे कि आहार नाल में पाचन के बाद पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। देखिए, कहा कि आहार नाल में पाचन के बाद, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाना पचने के बाद, यानी कि आहार नाल में जब खाना पच जाता है, तो पचने के बाद उसमें क्या होता है कि आहार नाल में अवशोषित होता है, और अवशोषित होकर के वह सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ उनमें अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए आवश्यक एवं विषाक्त होते हैं। इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चल देखिए हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखें। ठीक है, यानी कि 2 प्रमुख उत्सर्जी अंगों का हमें नाम लिखना है। उत्सर्जन तो हम समझ ही चुके हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। जिसमें हमारे शरीर में प्रमुख अंग क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाता है वृक्क, और दूसरा का होता है फेफड़ा। वृक्क कहे तो जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा का होता है फेफड़ा।
ठीक है। फेफड़ा क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर रख लेता है, लेकिन जो अपशिष्ट हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको फेफड़ा के द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं। उस प्रकार से फेफड़ा जो है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ठीक है। वैसे ही वृक्क क्या है, एक उत्सर्जी अंग होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 4 नंबर। कह रहा है कि मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखें। मानव शरीर के जो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, हमें उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा त्वचा। पहला क्या होगा, तो त्वचा होगा। लिखेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होता है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है। यह शरीर के ताप का संतुलन करता है। अब देखिए कहता है कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है वो होता है त्वचा। त्वचा कहे तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा शरीर ही क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। क्योंकि हमारे पूरे शरीर से क्या होता है कि पसीना बाहर निकलता है। ठीक है। देखिए ये जो पसीना बाहर निकलता है, जो पसीना होता है शरीर से जो बाहर निकलता है, वह एक प्रकार का उत्सर्जन है। ठीक है। यह पसीना बाहर निकलने का कारण है कि हमारा जो शरीर है वह बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो पसीना नहीं निकलेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हीट होगा, और जब ज़्यादा हीट होगा तो हमें ज़्यादा पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा का है हमारे पास फेफड़ा। दूसरा का हम लोग फेफड़ा लिखेंगे। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। फेफड़ा की संख्या कितना होता है, तो एक जोड़ी, यानी संख्या में 2 होता है। यह शरीर के अंदर निर्मित CO2 गैस को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जो फेफड़ा का काम है वह शरीर के अंदर में जो CO2 गैस निर्मित हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निर्मित होता है, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को बाहर करने का भी कार्य करता है। ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि केवल CO2 गैस ही बाहर निकलता है, कभी ये लहसुन और मसाला जो होता है उसका गंध भी यह बाहर निकालता है। ठीक है। कभी कभी ऐसे देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति कहता है, जैसे आदमी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, पीने के बाद ऐसा आता है ढक्का कि लगता है कि नाकों को सब जल गया। ठीक है। तो जो फेफड़ा होता है वैसे गैस को भी बाहर निकाल देता है जो हमारे शरीर में बनता है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग समझेंगे यकृत के बारे में। तीसरा का है यकृत, यानी कि जिसको लीवर बोलते हैं। लिखेंगे यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हम यकृत की बात करें तो जो यकृत होता है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg का होता है। ठीक है। जो यकृत होता है उसका जो वजन होता है 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच में होता है। इसको हम लोग जिगर भी कहते हैं। लीवर का नाम जिगर भी कहा जाता है कभी कभी। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है तथा यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। देखिए कि जो यकृत होता है वह प्रोटीन के पाचन से जो अमीनो अम्ल बनता है। अगर देखिए प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो क्या होता है कि अमीनो अम्ल बनता है, और अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलने का कार्य कौन करता है, तो यकृत करता है। तथा जो यकृत की कोशिकाएं होती है तो वह फिर इसे यूरिया में बदल देती है। ठीक है। और जो यूरिया होता है वो जा करके कहाँ मिल जाता है, यूरिन में मिल जाता है, जिसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं एक उत्सर्जी के तौर पर। ठीक है। चल देखिए अगला हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न है 5 नंबर का कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करे अथवा
मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखिए, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है, समझिए आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर आपका आना ही है। यानी कि यह प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ये इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए, लिखेंगे मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग वृक्क होता है, समझे ना। वृक्क कहें तो किडनी, ठीक है। मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग वृक्क होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों आते हैं मानव के अंतर्गत ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कहिएगा कि सर अरे पुरुष में ये है तो स्त्री में क्या है, ठीक है। दोनों में सेम ही होता है, दोनों में वृक्क ही है जो कि क्या है, प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। क्योंकि इसी का काम है कि क्या होता है कि यूरिन को मतलब छानता है, मतलब जो पानी जो होता है, हम लोग जो पानी उन्हें पीते हैं ना, समझिए कि छानने का काम इसका है, जिसकी संरचनाएं प्रमुख अंगों से संपन्न होती है। पहला जो होता है वृक्क, किडनी हम लोग समझते हैं, किडनी, ठीक है। ठीक है, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। अगर हम किडनी की बात करें तो यह संख्या में कितना होता है, 2 होता है और एक जोड़ा होता है। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है, ठीक है। यानी कि जो किडनी होता है, एगो किडनी कितना ग्राम का होता है, तो 150 ग्राम का। दोनों किडनी को अगर हम जोड़ दें वजन में तो 300 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है, ठीक है। यह बहुत मतलब कमर के पास में ही थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होता है, दोनों बगल होता है, ठीक है। जो मेरुदंड होता है उसके दोनों ओर होता है। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, जिसका आकार अवतल होता है। वृक्क के धंसे भाग को हम लोग पेल्विस कहा जाता है। वृक्क का कार्य नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अब दूसरा का हम लोग समझेंगे मूत्रवाहिनी, लिखेंगे वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्रवाहिका कहा जाता है, जो मूत्राशय में जाकर के क्या होती है, तो खुल जाती है। चल देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 3 नंबर, कह रहा है कि मूत्राशय, लिखेंगे शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैलेनुमा संरचना को ही मूत्राशय कहा जाता है। इसी में क्या होता है कि जो मूत्र संग्रह जो होता है, जो बनता है हमारे शरीर में यूरिन, यानी जो मूत्र बनता है, वह यहीं पर आकर के मूत्राशय जो होता है उसी में आकर के संग्रह होता है, जमा होता है, और जिसे समय समय पर हमें बाहर निकालना होता है। अगला देखेंगे मूत्र मार्ग, लिखेंगे मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मूत्र मार्ग कहते हैं, या फिर यूरिन मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 तक बता दिए, ठीक है। इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब भी नई वीडियो आप अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।